स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि है समुच्चय का। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम समुच्चय के कुछ जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। जैसे कि सामान्य गणित के अंदर भी हम जानते हैं कि गणित के अंदर जैसे हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, है ना, कॉमन लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सेट के अंदर भी होती हैं। बस उसमें थोड़ा सा ये है कि उसका नाम जो है नाम अलग रहता है। जैसे हम सामान्य गणित के अंदर जोड़ करते हैं उसको यहाँ यूनियन के नाम से दर्शाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो यूनियन, है ना। और ये देख रहे हो यूनियन। और दूसरा जैसे हम कॉमन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन के द्वारा दिखाया जाता है ना। और डिफरेंस जो कि अंतर के द्वारा। तो आज हम दोस्तों ये चीज़ कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि 2020-21 के लिए कोरोना काल के अंतर्गत इनमें से जैसे कुछ पॉइंट जो हैं वो हटा दिए गए हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो इसमें ये वेन डायग्राम ही है, ये वेन डायग्राम जो है ये हटा दिया है। और एक इसमें ये डिफरेंस वाला है, ये टॉपिक जो है वो हटा दिया है। लेकिन दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको वेन डायग्राम आना ज़रूरी है, क्योंकि वेन डायग्राम अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो समुच्चय की बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने आप आसानी से क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको वेन डायग्राम भी बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको इसे नहीं करना हो तो आप स्किप करके वीडियो को आगे से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है वेन डायग्राम की। अब वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम के अंतर्गत नॉर्मली जैसे रेक्टेंगल और जो सर्किल है वो लिए जाते हैं। रेक्टेंगल या जिसको हम आयत कहते हैं वो यूनिवर्सल सेट के लिए यूज होता है, और जो हम उसमें सर्किल बनाते हैं वो उसके जो सबसेट होते हैं उसको दर्शाने के लिए यूज में आता है। जैसे यहाँ पे मैं एक इधर एग्जाम्पल आपको बना करके दिखाऊं तो जैसे हम यहाँ पे ये हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। अब इसके अंतर्गत जैसे और मैंने यहाँ पे सर्किल बना दिए। ये जैसे मैंने यहाँ पे सर्किल बना दिया। अब इस सर्किल का हम जैसे कुछ नाम दे दें। इस सर्किल का नाम जैसे है अपने पास ए, और ये अपना यूनिवर्सल सेट है यू, है ना। अब इसके एलिमेंट की बात करें, जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 5 7 8 9 10 4 6, जैसे ये बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट हैं। तो इसमें दोस्तों इस डायग्राम को देख के हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट दे रखे हैं। और इसी यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत एक हमारा सेट है ए, जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? जिसके एलिमेंट हैं 4 8 9, ठीक है। तो ये जो ए सेट हुआ हमारा वो यूनिवर्सल सेट का एक तरह से सबसेट होता है। इसी प्रकार से हम इसमें और भी सर्किल बना करके डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा।
इसको मैं हटा देता हूँ। तो वेन डायग्राम हम लोगों ने दोस्तों समझ लिया। अब इसके अंदर बात आती है यूनियन की। तो यूनियन में दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करके बता दूँ। यूनियन में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3, ये हमने एलिमेंट ले लिए। और दूसरा कोई सेट है बी, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है जैसे 2 3 5, ये एलिमेंट हैं। अब मुझे ए और बी का यूनियन करना है। तो यूनियन के लिए पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए किसको लिखते कैसे हैं, ए यूनियन बी, ये यू लगाते हैं बीच में, है ना, ये यूनियन का सिंबल है। अब इन दोनों का मुझे यूनियन करना है तो मैं क्या लिखूँगा, 1 2 3 और 5, ये लिखूँगा दोस्तों। यानी कि जो दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट को मेरे को ए यूनियन बी के सेट के अंदर मुझे शामिल करना है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि 2 और जो 3 एलिमेंट है वो जैसे ए वाले सेट में से हमने ले लिए, तो बी वाले सेट में आ रहे हैं तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझें तो कैसे समझ सकते हैं, है ना। डायग्राम में अपने इसको दिखाएं तो जैसे हमारे पास ये कोई सेट है और ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा सेट ले लेते हैं एक, ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है। अब दोस्तों जैसे ये हमने पहला कोई सेट ए लिया, ये हमने कोई सेट ए लिया जिसके अंतर्गत एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 था, 2 था और 3 था। ये ए वाली के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। एक मिनट, इसको अगर मैं एक बार रिमूव कर दूं, ये बी वाला सेट अपने इसको हटा दें। ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंतर्गत एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 और 3 एलिमेंट हैं। अब हम दूसरा कोई सेट ले रहे हैं जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 5, तो वो ले लेते हैं। ये मैंने कोई दूसरा सेट ले लिया। अब इसमें एलिमेंट हमारे पास 2 3 तो है ही, अब इसमें एक और एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आ गया 5। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों इसके अंतर्गत ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, जो ए वाला पोर्शन आ रहा है वो सारा आएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाला ए वाला पोर्शन आएगा जिसमें 1 आ गया, और ये 2 3 एलिमेंट है, ये भी आ गया और 5 भी आ गया, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ गए हमारे पास, 1 2 3 5, यानी कि सारा। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये चीज़ हमें बता रही है जो डायग्राम ए यूनियन बी को शो कर रहा है ये डायग्राम। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं इधर ले लेता हूँ।
इसको हम यहाँ ले लेते हैं। अब दूसरा हमारा बात आती है किसके, यूनियन की बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि कॉमन चीज लेना है ना। तो इनको मैं यहाँ ले लेता हूँ, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन, या इसको बोलते हैं अपने सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इधर मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंतर्गत एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3 4, ये एलिमेंट है, और दूसरा सेट बी है जिसके अंतर्गत एलिमेंट है 2 3 5 6, ये एलिमेंट हमारे पास। तो अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो कैसे लेना है, इसके लिए मुझे लिखना है ए इंटरसेक्शन, यानी कि उल्टा यू आता है इसमें, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 3 दोनों में कॉमन है, तो इसमें आएगा 2 3। अब इसी को हमें वेन डायग्राम के द्वारा समझना हो तो यहाँ बना लेते हैं। ये जैसे हमारा पहला सेट हुआ, पहले सेट के अंदर इस सेट का नाम हमने रख दिया ए, और दूसरा सेट ले लिया, सॉरी पहले सेट के अंदर हमने इसके जो एलिमेंट है वो भी लिख ही देते हैं। एलिमेंट कौन कौन से है इसके, एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और 4, ये एलिमेंट है इसके अंदर, है ना। और दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं बी सेट, तो उस बी सेट को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये मैंने दूसरा बी सेट बना लिया। अब बी सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 3 5 6, तो इसके एलिमेंट लिखिए, 2 3 तो अपने पास आ ही रही है इसके अंदर। अब 5 और 6 और हमने लिख लिए, ये हमारा सेट हो गया बी। तो हमें दोस्तों क्या करना है, दोनों का कॉमन लेना है। कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, इस डायग्राम में आप इजीली देख पा रहे हो कि 2 और 3 वाला जो पार्ट है वो हमारा बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो इसमें हमारा कॉमन पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो इस पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, ये इस प्रकार से, ए इंटरसेक्शन बी। तो बस यही होता है इंटरसेक्शन दोस्तों, कि दो सेट का जो कॉमन वाला पार्ट है वो हम किस तरीके से बनाते हैं। इसको मैं इधर ले लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट है डिफरेंस, कि दो समुच्चयों का हमें अंतर करना हो तो कैसे करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस या समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। तो नॉर्मली वैसे ही दो सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 ये हमने ले लिए, और दूसरा सेट बी ले लिया कोई, उसमें ले लिया हमने 3 4 5 और 6। तो हमें करना है a माइनस बी। जैसे a में से b वाले, a में से b का हमें डिफरेंस पता लगाना है। तो डिफरेंस क्या होगा कि a वाले एलिमेंट तो आएंगे, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो a में मौजूद हो लेकिन b में नहीं होने चाहिए। अब b में कौन कौन से, जैसे 3 4 यहाँ पे b में मौजूद है, तो ये 3 4 यहाँ पे नहीं आएंगे, एक तरह से ये क्या है, घट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 बचेगा और 2 बचेगा। ये एलिमेंट इस तरीके से हमारा a माइनस बी आ जाएगा। अगर हमें निकालना हो इसका उल्टा, b माइनस ए निकालना हो,
तो क्या आएगा, अब इसमें से 3 4 एक की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 5,6 आएगा। अब इसी सिचुएशन को हमें डायग्राम से अगर समझें तो डायग्राम से देख लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास सेट है ए, ये जैसे हमारे सेट का नाम है और ये क्या हो रहा है, ये ए हमारे सेट का नाम है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट है हमारे सेट ए के। और दूसरा सेट हम बना लेते हैं अब इस दूसरे बी सेट के अंतर्गत हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, इस बी सेट के अंतर्गत 3 4 हमारे पास है और 5 6 ये एलिमेंट है बी के। तो हमें निकालना है, पहले इसकी बात करें, पहले a माइनस बी निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ए वाले सेट में से बी वाले सेट को हमें माइनस करना है। माइनस करना है इसका मतलब हमें बचेगा क्या, हमारे पास 1 और 2 ही बचेगा। 1 और 2 का मतलब हमारे पास बचेगा ये वाला पोर्शन, देख रहे हो। तो ये पोर्शन हमें बताएगा कि ये जो कलर वाला पार्ट है ये क्या चीज़ है, ये a माइनस बी है, समझ गए। और अगर मुझे b माइनस ए निकालना होता तो b माइनस ए वाला एरिया कौन सा होगा, b माइनस ए वाला एरिया हमारे पास रहेगा ये वाला एरिया। ये वाला एरिया किसको शो करेगा, b माइनस ए को, क्योंकि b वाले पार्ट में से a वाला पार्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो ये वाला एरिया आपका हो जाएगा b माइनस ए, कौन सा, ये वाला एरिया, और ये आपका a माइनस बी। तो दोस्तों आपने सोचा जो बीच में आ रहा है वो क्या चीज़ है, फिर ये 3 और 4 जो बीच में आ रहा है वो कौन सा एरिया है, उसको आप अगर हम देखें तो वो एरिया होगा हमारा a और b का इंटरसेक्शन। क्या आएगा, a और b का इंटरसेक्शन, ये जो एरिया आप बीच में देख रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट है, ये दोनों का कॉमन पार्ट। इसको भी हम फिल करें इससे, तो ये वाला एरिया। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों डायग्राम के द्वारा बिल्कुल कि सेट के अंदर a माइनस बी वाला पार्ट कौन सा होगा और b माइनस ए वाला पार्ट कौन सा होगा और a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट कौन सा होगा। इस डायग्राम को आप दोस्तों ध्यान से समझो कि ये जो तीनों पार्ट हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ, मतलब इनमें कोई भी हिस्सा जो है वो कॉमन नहीं है। तो ये जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हो, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, ये तीनों जो समुच्चय अलग अलग बनेंगे, ये तीनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, असंयुक्त क्यों, क्योंकि आपस में इनका कोई भी सदस्य जो है वो कॉमन नहीं है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज़ हमें सवाल के अंदर भी काम में आएगी। तो इसको मैं इधर अपने इधर स्क्रीन पे ले लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट तीनों ऑपरेशन थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इन तीनों को हमने
अच्छी तरह से डायग्राम के द्वारा समझ लिया, और आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गई होगी। अब आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। अब इसके बाद बात आती है इनके कुछ गुण धर्मों की, है ना। तो उन गुण धर्मों की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो गुण धर्म कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये बात करें ना। गुण धर्मों के नियम या कुछ ये चीज़ें आप ऐसे लिख सकते। जैसे पहला नियम होता है कर्म विनिमयता का, कर्म विनिमयता, ठीक है, या जिसको आप कम्यूटेटिविटी भी बोलते हो अंग्रेजी के अंदर। अब कर्म विनिमयता का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर अंक गणित के अंदर बात करें, अंक गणित में कर्म विनिमयता के नियम की बात करें, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर हम योग संक्रिया में, योग संक्रिया यानी कि जोड़ वाली संक्रिया के लिए कर्म विनिमयता की बात करते हैं, तो हम कोई दो नंबर लेते हैं। जैसे 2 और 3 मैंने कोई दो नंबर लिए। अब मुझे इसका जैसे योग करवाना है, तो मैं ये से करूँगा 2 + 3 बराबर रिजल्ट आएगा मेरे पास 5। अगर मैं इनका अब क्रम चेंज कर दूं, यानी कि इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दूं, तो ऑर्डर चेंज करने पे मेरे को ये मिलेगा 3 + 2, रिजल्ट क्या आया 5। यानी कि हमने दोनों इस गणित की संक्रिया के अंदर दो किसी भी नंबर का हमने योग करवाया और उसका रिजल्ट हमें सेम आया। इसका मतलब योग संक्रिया यानी कि अंक गणित की जो योग संक्रिया है वो कर्म विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है। ये बात हम बखूबी इसको जानते हैं। अब यही चीज़ हमें क्या करनी है, सेट के ऊपर भी लागू करके देखनी है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब यही चीज़ हम सेट के ऊपर भी लागू करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई सेट लिया ए, और अब उसका मुझे जैसे पहले ऑपरेशन चेक करना है यूनियन का, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर इक्वल हो जाए बी यूनियन ए के, तो हम कहेंगे कि जो आपका यूनियन है वो क्रम विनिमय होता है। तो बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि हम ए सेट के अंदर बी सेट के एलिमेंट का जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आएंगे, और वैसे ही बी वाले में जब ए के ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आएंगे। आप इसको आसानी से समझ सकते हो। डायग्राम में अगर आप समझना चाहो तो डायग्राम भी आप इसका देख सकते हो, ऊपर जाके जो हमने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम देखो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये ए वाले एलिमेंट आएंगे प्लस बी वाले एलिमेंट आएंगे। अगर इसका उल्टा करेंगे, बी यूनियन ए करेंगे, तो पहले बी वाले एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 5, और फिर ए का एलिमेंट आ जाएगा 1। तो हम जानते हैं कि किसी भी सेट के अंदर 1 2 3 5 लिखो या 2 5 1 लिखो, वो एक ही बात होती है ना। तो यानी कि जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन कौन सा, यूनियन ऑपरेशन के लिए है ना। ये सारे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, यूनियन के लिए, यानी कि जो आपका सर्वनिष्ठ गुणधर्म है उसकी बात कर रहे हैं। सर्वनिष्ठ नहीं, इसका नाम होता है हिंदी में सम्मिलन। सम्मिलन है ना, वो अजीब सा वर्ड लगता है हिंदी में, इंग्लिश में यूनियन। यूनियन का मतलब जोड़, ये आसानी से समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे यूनियन के लिए क्रम ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। अब उसके बाद बात आती है साहचर्य गुणधर्म की। साहचर्य गुणधर्म, अब साहचर्य गुणधर्म क्या होता है दोस्तों, साहचर्य गुणधर्म का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ए बी और सी
3 यहाँ पे कोई सेट हो, उसमें किसी 2 सेट का पहले यूनियन कर दिया जाए और बाद में तीसरे का यूनियन करवाएं। जैसे ए यूनियन, यहाँ पे मैंने बी यूनियन सी लिया, इसका पहले यूनियन किया और बाद में ए का यूनियन किया, तो वो इक्वल ही आता है। ए यूनियन बी का कर दो, फिर बाद में किसका कर दो, सी का कर दो। तो इस गुणधर्म को कहते हैं साहचर्य गुणधर्म। और ये जो समुच्चय होते हैं ये यूनियन संक्रिया के लिए साहचर्य होते हैं। बिल्कुल आप इसको आसानी से समझ सकते हो, है ना, कि पहले ए बी के सेट को आप इकट्ठा करके लिख लो, बाद में सी वाले को जोड़ दो, या पहले बी सी वाले एलिमेंट को इकट्ठा कर लो, बाद में ए वाले को ऐड कर दो। तो ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। उसके बाद आता है तत्समक, है ना, उसके बाद आता है तत्समक, या जिसको अपने बोल देते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी एक सेट के साथ दूसरे किसी ऐसे सेट का मतलब यूनियन करवाया जाए कि वापस वही सेट मिल जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, जैसे इसको अगर हम योग संक्रिया के लिए समझे, है ना, योग संक्रिया यानी कि जो प्लस की संक्रिया है, इसके लिए देखें इस तत्समक वाले को। तो मेरे पास कोई संख्या है 2, अब इसके साथ मैं किसका ऐड कराऊं कि मेरे को रिजल्ट 2 मिल जाए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 का ऐड करेंगे। तो ये जो 0 होता है, ये 0, ये योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए क्या होता है, ये तत्समक होता है। तत्समक, समझ गए, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई के लिए बात करें, मल्टीप्लाई या गुणन संक्रिया के लिए बात करें, तो मैंने कोई संख्या ली 2, अब उसके साथ मेरे को गुणन का ऑपरेशन करवाना है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि मेरे पास यहाँ पे वापस वही नंबर आ जाए। मतलब अब मैं किसका गुणा करूँ कि मेरे पास सेम वही डिजिट आए। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को 1 का करना पड़ेगा। तो 1 जो होगा वो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक कहलाता है। आ रही है बात दोस्तों, जैसे कि 2 के साथ ऑपरेशन करवा रहे हैं तो हमें 2 ही मिलना चाहिए, वो चीज़ जो आएगी उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे फंक्शन में इसमें समुच्चय में यूज़ करते हैं। तो समुच्चय में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई सेट है, जैसे ए, ये ए हमारे पास कोई सेट है। अब मैं इसका किसके साथ यूनियन करवाऊँ कि मेरे को वापस सेट ए ही मिलना चाहिए। अब ए सेट मेरे को तभी मिल सकता है जब मैं इसके साथ किसी फाई सेट का, यानी कि जो रिक्त समुच्चय है उसका यूनियन करवाऊंगा। रिक्त समुच्चय का यूनियन कराऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को वापस वही सेट मिलेगा। तो आगे दोस्तों बात समझ में। इसी प्रकार से और होता है एक वर्ग सम गुणधर्म। वर्ग सम में क्या करते हैं, जैसे ए के साथ यूनियन करवाओ तो आपको वापस ए ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है एक यू नियम या यूनिवर्सल नियम, है ना, यू नियम। इसमें क्या है कि यूनिवर्सल के साथ आप यूनियन करवाओ ए का तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो ये कुछ गुणधर्म थे दोस्तों, इन गुणधर्मों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये गुणधर्म हमने जैसे सम्मिलन के लिए यूज़ किए, तो वैसे ही हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जो आपका सर्वनिष्ठ है या जो इंटरसेक्शन है उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लिख लेते हैं, यानी कि सर्वनिष्ठ। ये आपका इंटरसेक्शन संक्रिया है, ये इंटरसेक्शन में जैसे क्रम विनिमयता की बात करें, क्रम विनिमयता, तो जैसे हमने कोई सेट लिया ए और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन करवाया हमने बी के साथ, तो क्रम विनिमय गुणधर्म का ये पालन करेगा
तो हमें क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन ए मिलेगा। सॉरी ये बी नहीं, ए, बी इंटरसेक्शन ए मिलेगा। और ये चीज़ होगी, क्यों होगी, क्योंकि जब हमारे पास सेट ये ए सेट दे रखा होगा और दूसरा बी सेट दे रखा होगा, तो हम यानी कि ए और बी दोनों सेट का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो ए वाले में से बी वाला कॉमन निकालो तो भी आपको यही पार्ट मिलने वाला है, और बी वाले में से ए वाला निकालो तब भी आपको कॉमन पार्ट यही मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है ये क्रम विनिमय होती है ना। उसके बाद हम साहचर्य गुणधर्म की बात करें। साहचर्य गुणधर्म, तो साहचर्य गुणधर्म के लिए 3 चीज़ें होती हैं, ए, बी और सी। यानी कि बी सी का पहले आप इंटरसेक्शन निकाल लो, बाद में ए का निकाल लो, या फिर पहले ए और बी का इंटरसेक्शन आप कर लो, ए बी का इंटरसेक्शन कर लो, और फिर बाद में सी का कर लो। तो ये चीज़ भी सेम ही आने वाली है ना, क्योंकि ए बी का कॉमन लेंगे, बाद में सी का लोगे तो भी आपको वही मिलेगा, या बी सी का कॉमन लेके बाद में ए का कॉमन ले लो, सेम चीज़ ही अपने को मिलने वाली है। उसके बाद बात आती है जैसे फाई वाले नियम की, है ना। अब उसमें क्या कर, जैसे मान लो हमने कोई सेट लिया, यहाँ पे मैंने कोई सेट लिया ए। अब ए के साथ मैं इंटरसेक्शन करूँ फाई का, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा, क्योंकि ए में तो कुछ एलिमेंट है और इस फाई में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन का मतलब मेरे पास क्या आया, फाई ही आया। और अगर इसी चीज़ को यूनियन के साथ करके देखें कि हमारे पास कोई यूनियन है, उसका साथ इंटरसेक्शन लूँ मैं ए का, तो यूनियन तो बहुत बड़ा सेट है और ए क्या है, हमारे पास छोटा सेट है, तो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। तो ये आ गया ए। उसके बाद एक यहाँ पे दूसरा नियम है जिसका नाम है बंटन गुणधर्म या बंटन नियम। बंटन नियम के लिए दोस्तों मैंने इसको जो यूनियन वाला था इसके अंतर्गत क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसमें अभी हम सिर्फ एक ही गुणधर्म यूज कर रहे थे, यूनियन वाला। बंटन नियम यूज करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 ऑपरेशन होने चाहिए, है ना, चाहे ऐड और माइनस ले लें, चाहे ऐड और इंटरसेक्शन ले लें, है ना। तो अब क्योंकि आप यूनियन को समझ गए हो, इंटरसेक्शन अपने यहाँ कर ही रहे हैं, तो वो दोनों को यूज करके हम यहाँ पे बंटन नियम का मतलब रूल जो है वो लागू कर सकते हैं। बंटन नियम होता क्या है, पहले तो अंक गणित वाले अंकों के हिसाब से इसको समझ लेते हैं, है ना। अपने अंक गणित में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर उठा दूं। अंक गणित में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई 3 चीज़ें ली, 2, 3, 5 ये ले लिया मैंने, है ना। अब इसमें जैसे मुझे यहाँ तो दे रखा है प्लस और यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि एक तरह से यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है। मेरे पास 2 ऑपरेशन हो गए। अब मैं इनका बंटन नियम यहाँ पे लागू करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो यही नियम जो है वो बंटन नियम कहलाता है। मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ इकट्ठा किया हुआ है और बाद में इनको बांट करके अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना। अब यही चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे समुच्चय के अंदर। तो समुच्चय के अंदर जैसे हम कैसे करते हैं, हमने सेट लिया कोई, ये ए, बी और सी सेट ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास इन दोनों के बीच में यूनियन है और बाहर मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन है। यूनियन एक तरह से प्लस का काम करता है, इंटरसेक्शन एक तरह से आप इसको मतलब कॉमन कह सकते हो, ये कॉमन का काम करता है ना। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ए यूनियन बी देगा और फिर ये आपस में ब्रैकेट में बंद और फिर यूनियन ए का फिर यूनियन हो जाएगा सी के साथ, ए यूनियन सी।
ये बंटन नियम हमें दोस्तों ये चीज़ देता है। अब ये चीज़ दोस्तों देखने में बहुत अजीब लग रही है ना, लेकिन इसको हम यहाँ इधर वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम जो है उसके द्वारा समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले कोई 3 सेट बना लेते हैं। ये मैंने ए सेट ले लिया और दूसरा मैंने ये दूसरा कोई बी सेट ले लिया और तीसरा ये कोई मैंने सी सेट ले लिया। ये मेरा पहला हो गया ए सेट और दूसरा हो गया मेरे पास ये हो गया बी सेट और तीसरा हो गया मेरे पास ये सी सेट, है ना। अब मैं इसकी एक बार इधर आप देखोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बी और सी का मुझे लेना है यूनियन, यानी कि बी और सी वाला पोर्शन मुझे पहले इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने का मतलब ये है कि मुझे बी वाला पार्ट, सॉरी ये थोड़ा कलर में अलग ले लूँ, ये ले लेते, ये बी वाला सेट मुझे सारा लेना है। तो जहाँ जहाँ बी कह रही है वो मुझे सारा लेना पड़ेगा। ये मैंने बी वाला सारा सेट ले लिया। अब इसके साथ यूनियन करना है मुझे सी का, तो सी भी साथ में आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है, इसको मैं यहाँ पेन से लिख करके बता दूँ, ये शो कर रही है बी यूनियन सी को, बी यूनियन सी प्रदर्शित कर रही है। अब उसके बाद मुझे क्या लेना है, ए का इंटरसेक्शन करवाना है किसके साथ, इस चीज़ के साथ, है ना। ए का जो कॉमन पार्ट है वो चीज़ मुझे लेनी है। तो वो चीज़ अब आप इसमें देख सकते हो, मुझे क्या करना है, इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तो बी यूनियन सी तो आपके पास आ रखा है, इसमें से अब ए वाला पार्ट कौन सा है, ए वाला पार्ट आप ये देख सकते हो कि इसमें एक तो हमारे पास ये चीज़ है, ए के अंतर्गत आ रही है और बी सी में भी है, और एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। तो ये जो आप पिंक वाली जगह देख रहे हो, ये चीज़ हमारी क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये चीज़ है हमारी, समझ में आ रही है आपको। ये जो पिंक वाली जगह जो कलर कर रखी है वो चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको मैं इधर वाले पेज पे ले लेता हूँ। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये राइट हैंड साइड की, है ना। राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 पोर्शन है। पहले मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले मुझे 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये मैंने ए लिया और फिर ये मैंने दूसरा कोई सेट बी ले लिया। ये मेरे पास ए सेट हुआ और ये मेरे पास बी सेट हुआ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब मुझे कॉमन वाला पार्ट लेना है। कॉमन वाला पार्ट कौन सा हुआ मेरे पास, कॉमन वाला पार्ट मेरे पास हुआ
ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये मेरा कॉमन पार्ट हो गया ए और बी का, और ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। अब इसी के साथ मुझे दूसरा लेना है ए और सी का इंटरसेक्शन। तो ए सी का इंटरसेक्शन लेने के लिए फिर से यहाँ पे मैं दो सेट बना लेता हूँ। ये मैंने सेट बना लिया ए, और दूसरा सेट ले लेता हूँ सी। ये मैंने कोई दूसरा सेट ले लिया सी। अब इनके मैं नाम रख देता हूँ। इस सेट का नाम ए है और इस सेट का नाम सी है। अब ए और सी का मैं जब इंटरसेक्शन लूँगा, कॉमन वाला पार्ट, तो मुझे वो क्या मिलेगा, ये आप यहाँ देख सकते हो, वो मुझे मिलेगा ये वाला पार्ट। देख रहे हो दोस्तों, ये वाला पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब जब मैं इन दोनों को यूनियन करूँगा, वापस दोनों को ऐड करूँगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे बिल्कुल यही चीज़ मिलने वाली है। इधर जो डायग्राम आप देख रहे हो, है ना, जब इनको मैं ये यूनियन कर दूँगा, आप यहाँ से देखो, जब मैं इस पार्ट का और इस पार्ट का यूनियन करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ऐड होकर के मेरे पास ये यहाँ जो आप देख रहे हो, ये चीज़ मुझे मिलने वाली है। समझ गए? तो यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हमारे पास दो सेट का अंदर तो हमें यूनियन करना हो और बाहर उसका इंटरसेक्शन करना हो, तो किस तरीके से वो बंटन नियम के द्वारा खुलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे खुलेंगे, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन होगा और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन होगा, लेकिन दोनों का फिर से क्या होगा, यूनियन। ये फिर से आपस में जुड़ते हैं, है ना। तो ये बात हमने अच्छी तरह से देख ली। तो अब हम दोस्तों अपनी एक्सरसाइज के सवाल करने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म का हमें सम्मिलन करना है, यानी कि यूनियन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे पहला पार्ट दे रखा है, एक्स हमें दे रखा है, सॉरी एक्स सेट के लिए हम कैपिटल लिखते हैं, एक्स दे रखा है 1 3 5, और दूसरा वाई सेट दे रखा है 1 2 3। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक्स यूनियन वाई, इसमें क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और 1 आएगा, 2 आएगा, यानी कि 1 2 3 और 5 ये सारे एलिमेंट। एक यहाँ से आ गया, 1 3 5 तो है ही, अब इसमें अलग क्या है, 2 है, 2 भी इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। और सेकंड के अंदर आप देख सकते हो, सेकंड के अंदर हमारा क्या आंसर आ जाएगा। मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आप यहाँ देख ही रहे हो, इधर आपको दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके आंसर लिख रहा हूँ। ए यूनियन बी मुझे करना है, तो वो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, ई मिलेगा, आई मिलेगा, ओ मिलेगा, यू मिलेगा, यानी कि सारे एलिमेंट यूनियन का मतलब वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में बात करें तो थर्ड में हमें दे रखा है कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है ना। और बी सेट में दे रखा है कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या तो मतलब ये हो गया कि बी में कौन कौन सेट है, 1 2 3 4 5 हैं, और प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। 3 का गुणज हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, इस प्रकार से। तो इसमें कॉमन यानी कि दोनों का यूनियन क्या हुआ, यूनियन ये हुआ कि 3 के गुणज में कौन कौन सी संख्याएं नहीं है जो 6 से कम है। 6 से कम जो 3 के गुणज नहीं है, एक तो वो आएंगी तो उसको हम लिख लेते हैं,
जैसे ए यूनियन बी में, तो नीचे वाली लाइन में तो क्या कह रहा है कि 6 से कम प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 1, यानी कि अब इसको अपने यानी कि वैसे अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 के गुण जो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x, जहाँ पे x इस प्रकार से है कि x का मान क्या होगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 1 2 3 के गुण जब वो तो 3 में आ जाएगा, 4 5, और इसके साथ कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, और आ जाएगा 3 के गुणज, 3 के गुणज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये x हमारा डिफाइन हो गया। अब चौथे में क्या कह रहा है कि यहाँ देखो, ये कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा और 6 से छोटा और इक्वल टू, यानी कि x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि प्राकृत संख्या है 6 से बड़ा और 10 से कम। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का मान 1 से लेके 6 तक तो यहाँ हो गया, और 7 8 9 तक यहाँ हो गया, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ चौथे सवाल के अंदर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी कि x इस प्रकार से कि x का मान ग्रेटर देन 1, है ना, ये 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमें साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू n, ये हमें ऊपर वाले में भी यूज़ करना है क्योंकि वहाँ भी नेचुरल नंबर थे, x बिलोंग्स टू n, समझ गए। और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि a 1 2 3 और b 5 है। जब इसका यूनियन करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी सेट a के साथ जब यूनियन करते हो 5 का तो सेट a ही मिलता है ना। हमें क्या मिलेगा, सेट a ही मिलेगा। a का मतलब 1 2 3 ये मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, मान लीजिए कि a हमारे पास ये b ये है ना। तो यहाँ ही बता देता हूँ मैं आपको। a कह रहा है कि a में a, b सेट है, b में a b c सेट है। तो क्या a b का सब सेट है, तो बिल्कुल है, क्योंकि a के a b के एलिमेंट इसमें है, तो ये आंसर आ जाएगा यस, हाँ इसका सब सेट है। और a यूनियन b याद करो, a यूनियन b, जब a और b को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, a यूनियन b, यानी कि a b c तीनों ही आ जाएंगे, a b c, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में देखें, यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a सबसेट है b का, तो क्या a यूनियन b क्या है, a सबसेट है b का, इसका मतलब b क्या है, b बड़ा सेट है और a छोटा सेट है, तो a यूनियन b में क्या आएगा, बड़ा सेट ही आएगा। तो बड़े सेट का मतलब आंसर हमारा क्या हुआ, b हुआ, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, a b c हमें कोई ये दे रखे हैं, अब हमें ये ज्ञात करने हैं, a यूनियन b निकालना है ना। तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। चौथे में जैसे a यूनियन b करना है, तो a यूनियन b का मतलब a के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 हैं, और b का मतलब ये 3 4 5 6, यानी कि 1 से लेके हमारे पास 6 तक एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से, समझ गए। तो ये बाकी पार्ट जो भी हैं वो आप ये सारे आपको करने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 1 में दिए समुच्चयों का हमें सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है। तो वापस अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है उनका सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब हमें इनके कॉमन निकालने हैं। कॉमन आप इजीली निकाल ही सकते हो, फिर भी यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये कह रहा है कि पहला पार्ट जो आएगा उसका, यानी कि x आएगा हमारा 1 3 5 और y है हमारे पास 1 2 3। अब इसका हमें x
इंटरसेक्शन y निकालना है तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक ही है, ये 3 है, एक तो 3 है और एक भी दे रखा है, और ये एक भी है ना। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1,3। बस ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमें बाकी और सारे कॉमन पार्ट जो है वो निकालने हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे, 5 में क्या आप कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? ये इसी प्रकार से दे रखे हैं, इसके इंटरसेक्शन हमें निकालने। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं यहाँ 1-2 सवाल करके आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें मैं पहला ही सवाल ले लूँ, छठे के अंदर जैसे पहला दे रखा है मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो ए के अंदर एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं? ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और बी में हमारे पास कौन कौन से हैं? 7, 9, 11, 13। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ निकालनी है। कॉमन क्या क्या है हमारे पास? देखो, एक तो हमारे पास ये 7 बैठा है, ये रहा। एक हमारे पास 9 है, ये रहा। एक हमारे पास 11 है, ये रहा। तो दोनों सेट के अंदर कॉमन पार्ट 7, 9, 11 ही हुए। तो यहाँ लिख देंगे 7, 9 और 11। बस इसी प्रकार से और भी आप सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट निकाल सकते हो। इसमें एक आधा कोई आपको ये बड़े वाला करके बता देता हूँ। जैसे 9 इसने दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। तो अब यहाँ पे बी सी तो मैंने लिख ही लिए थे। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा एक बार नीचे ले आता हूँ, इसकी वैल्यू को। सॉरी, इसको मैं नया ही लिख लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। या आप यहीं से देख लो। ए मुझे निकालना है पहले, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया था? यहीं से देख लो, चाहे ऊपर ही आया था हमारे पास, ये रहा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया था? 7, 9, 11 आया था। 7, 9 और 11 आया था, ठीक है। उसके बाद हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे। बी में 7, 9, यहाँ से देखो बी में है 7, 9, 11, 13, ये 11, 13, 15। इसका मतलब 7, 9, 11, 13, 15 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? 7, 9, 11, 13 और 15 ये आगे। अब इन दोनों पार्ट का मुझे क्या करना है? मुझे इंटरसेक्शन करना है फिर से। ये जो दो सेट आए हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का हमें फिर से इंटरसेक्शन करना है, मतलब कॉमन निकालना है। तो इनमें से कॉमन पार्ट हमारे पास, इन दोनों का फिर से मुझे कॉमन करना है। बी, एक मिनट, बी यूनियन सी। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? 7, 9, 11, ये 7 ये रहा, 9 ये रहा और 11 ये रहा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 7, 9 और 11। समझ गए दोस्तों? ये चीज़ हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से आप बाकी भी हैं वो सारे कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ए एक्स इस प्रकार से कि एक्स एक प्राकृत संख्या है और बी एक समप्राकृत संख्या है, सी एक विषम प्राकृत संख्या है और डी के अंदर क्या है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बस ये हमें संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए कि प्राकृत संख्या में कौन कौन संख्याएं आती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेके सारी अनंत तक सम संख्याएं कौन सी हैं, है ना। सम के अंदर 2 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जानते ही हो। विषम प्राकृत संख्या है 1, 3, 5 आगे चलती जाती हैं। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में नोटिस रखना है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत 2 आता है ना। फिर 2, 5, 3, 5, 7 ऐसे चलती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें केवल और केवल 2 जनों का ही भाग जाए, एक खुद का और एक का, उसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, है ना। तो 2 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। 3
3 में 3 का जाता है और 1 का जाता है, एक और समय का तो जाता ही जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस रहेगी। अब इसी के आधार पे हमें ये नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो करने हैं। बस हमें सेट का पता होना चाहिए, सेट हमारे पास पता होगा तो ईजिली हम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मुझे पहले की ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए वाला सेट मेरे पास क्या कह रहा है, ए वाला सेट मेरे को कह रहा है कि प्राकृत संख्या है ना, यानी कि x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब है कि यानी कि इसमें संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, 1 2 3 4 5 सारी आएंगी। और बी वाला सेट क्या कह रहा है, बी वाला सेट कह रहा है कि एक सम प्राकृत संख्या है, x सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। अब सम प्राकृत संख्या, इसका मतलब जो इसमें तो प्राकृत संख्या में तो 1 2 3 4 5 सारी आएंगी, सम में कौन से आएंगी 2 4 6 है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बी वाला ही आएगा, क्योंकि बी में संख्याएं कम हैं और ए में ज़्यादा है, तो कम वाली चीज़ आएगी। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर हमें बी मिलेगा। ठीक है, समझ गए, बी का मतलब सम प्राकृत संख्या। ऐसे और आप बाकी भी निकाल सकते हो। जैसे और मैं इसमें 5वें की बात करूं, 5वें क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। और बी क्या है, सम प्राकृत संख्या, और डी क्या चीज़ है, डी को हम देख लें, डी एक अभाज्य संख्या है। डी में एक्स किस प्रकार से डिफाइन है, एक्स एक अभाज्य प्राकृत संख्या है। अब अभाज्य प्राकृत संख्या है तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 ऐसी आएंगी। यानी कि इस बी वाले सेट में तो आपके पास कौन सी है, एक सम प्राकृत है ना, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 इस प्रकार से है बी वाले सेट में। तो और डी वाले सेट में किस प्रकार से है, डी वाले सेट में है जैसे 2 3 5 7 ऐसी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, एक एलिमेंट 2 ही है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, यानी कि ऐसा सेट मिलेगा जिसमें से केवल 2 एलिमेंट ही होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। और जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि ये ए बी सी डी हमें सेट दे रखे हैं, तो ये यानी कि इनके डिफरेंस निकालने। ठीक है, हालांकि ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो ये इस बार सिलेबस में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो बता ही दिया है तो आप इसका डिफरेंस इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालना है कि अगर a माइनस बी का मतलब है a माइनस बी हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर a सेट है हमारे पास, ये 3 6 9 12 15 18 और 21। बी वाला सेट है 4 8 12 16 20 है ना, ये 20। अब हमें निकालना है a माइनस बी। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं होने चाहिए, a में तो हो लेकिन b में नहीं हो, यानी कि b वाले एलिमेंट जो भी इसमें होंगे वो हमें घटा देने हैं। यानी कि देखें अपने कौन कौन से एलिमेंट, 4 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 12 एलिमेंट देखो यहाँ, ये वाला 12 एलिमेंट इसमें से कट जाएगा, और 16 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब इसमें से हमें क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान से एक बार देख लेना कोई। हाँ, ये जैसे ये 3 6 9 15 18 और 21, ये हमें a माइनस बी मिल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये बहुत सारे दे रखे हैं जो आपको लग रहे हैं। जैसे मुझे अगर इसका उल्टा निकालना होता, जैसे इसके 4th पार्ट में दे रखा है कि मुझे b माइनस ए निकालना है, तो क्या करूँगा, b वाले में से एलिमेंट लेने, लेकिन a वाले इसमें नहीं होने चाहिए। तो a वाले कौन से, इसमें 3 यहाँ नहीं है, देखो 8 नहीं है, और ये 12 यहाँ से कट जाएगा क्योंकि 12 इसमें है ना,
और तो इसमें कुछ नहीं, यानी कि ये बचेंगे, फिर 4 बचेगा, 8 बचेगा, 16 बचेगा और 20 बचेगा। यानी कि b माइनस ए का मतलब b वाले एलिमेंट रहेंगे, लेकिन कटेंगे कौन से, जो a में आ रखे हैं वो इसमें से b में से कट जाएंगे। ठीक है, डायग्राम के अंतर्गत भी आपको मैंने बताया था इसका डायग्राम बनाते समय। अगर डायग्राम आप यहाँ देखो तो a माइनस बी का डायग्राम समझाते वक्त ये यूनियन का आ गया, a माइनस बी का मैंने कहीं बनाया नहीं क्या, सॉरी, a माइनस बी का डायग्राम मैंने आपको बना के बताया नहीं, है ना। तो a माइनस बी का डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। जैसे ये हमारे पास सेट है, ये कोई एक सेट है और दूसरा सेट ले लेते हैं एक, ये कोई दूसरा सेट ले लिया हमने। ये हमने ए सेट लिया, ये दूसरा कोई बी सेट लिया। अगर मुझे निकालना है ए माइनस बी, क्या करना है, ए में से बी को घटाना है। तो इसका मतलब ए वाला पोर्शन तो हमारा रहेगा, लेकिन बी वाला जो भी पार्ट होगा वो कट जाएगा। कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, देखो हमारे पास बचेगा ये चीज़, समझ रहे हो कि ए वाले पार्ट में से बी वाला पार्ट माइनस कर देना है। तो ये चीज़ हमें बताएगी ए माइनस बी, समझ गए। और अगर मुझे करना है, बी माइनस ए, मुझे करना है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, मुझे b माइनस ए निकालना है, यानी कि b वाले सेट में से मुझे a वाला पार्ट कम करना है। तो फिर मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा, तो मेरे पास बच जाएगा ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, ये आ जाएगा b माइनस ए, इधर वाला पार्ट। और बीच वाला पार्ट आपको मैंने बताया था कि वह कॉमन पार्ट होता है ना। ये शायद उस डायग्राम के अंदर जो हमने पहले जिक्र किया था। तो समझ गए होंगे दोस्तों इसको आप, a माइनस बी और b माइनस ए को। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आप सारे सवाल कर ही लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, x और y हमें कोई दे रखे हैं। अब x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है, x माइनस वाई, ये सारे आप कर सकते हो इजीली। यदि क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ दिया है कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे इधर बता देता हूँ। हम जानते हैं दोस्तों, जो वास्तविक संख्याएं हमारी होती हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमारे पास जो r होता है वो दो संख्याओं, यानी कि ये जो रियल नंबर वाली लाइन है ये दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनी होती है ना। इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, एक तो होती हैं परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती हैं इसमें अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये रियल नंबर वाली जो लाइन है आप जानते हो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, बीच में ढेर सारी संख्याएं आती हैं इसमें, 2.1 2.3 सारी संख्या। ये रियल नंबर वाली जो लाइन है इसमें दो प्रकार की संख्या होती है, एक परिमेय होती है, एक अपरिमेय होती है। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सके, है ना, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक हों, क्या हों, पूर्णांक हों, तथा q नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर होती है तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। ये बात अपने पहले से जानते हैं। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब ये कह रहा है कि रियल नंबर में से अगर परिमेय संख्याओं के सेट q को, यानी कि वो कह रहा है कि r में से अगर q वाले सेट को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, इसका मतलब अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। क्या बचेंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, अपने औचित्य भी देना है। तो ये कह रहा है 2 3, इसको मैं यही बता देता, 2 3 4 5 और 3 और 6 असंख्य समुच्चय है। असंख्य समुच्चय आपको मैंने बताया था दोस्तों डायग्राम के अंदर कि आपस में बिल्कुल भी कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 और 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स है, यानी कि ये क्या चीज़ है, असत्य है। इसमें देखो AEIOU, ए इसमें कॉमन आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है, गलत है। और तीसरे में देखो 2 4 6 10 और 3 7 11 15, ये आपका असंख्य समुच्चय है, बिल्कुल सही है। और 2 6 10 और 2 6 10 और यह 3 7 11, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी हमने एक्सरसाइज 1.4 के मैक्सिमम सवालों को कवर कर लिया। और जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप प्लीज़ उसको घर पे ज़रूर करके देखें, और नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग दोस्तों कमेंट करते हो तो मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसको दबा के लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की और बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू।